तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द होम मेडिकल यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं अभी तक एफएमटी की जो है मैं क्लासेस लेता था, और वीक में 4 डेज एफएमटी पढ़ाता था और वीक में 3 डेज जो है मैं ऑर्गन पढ़ाता था। लेकिन अब मैं इस प्लान को चेंज कर रहा हूँ, और जो है अब मैं वीक में 4 डेज जो है मैं ऑर्गन पढ़ाऊंगा फॉर सेकेंड ईयर, एंड वीक में 3 डेज जो है मैं एफएमटी पढ़ाऊंगा फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है। मैं बता दूं कि जो ऑर्गेनिक के बाकी के लेक्चर्स हैं, जो केस टेकिंग के लेक्चर्स हैं, वो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जो मेरी प्लेलिस्ट है ऑर्गेनिक की सेकेंड ईयर के लिए, उसमें आपको मिल जाएंगे वो सारे लेक्चर्स। ठीक है। And जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें मैं अफोरिज्म 27, 28, 29, 30, 31 एंड 32 तक जो है मैं करा चुका हूँ, तो वो भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है हमारा एफोरिज्म नंबर 33। ठीक है। इससे पहले मैं एफिरिज नंबर 33 पढ़ा हूँ, मैं थोड़ा सा रिकॉल कराना चाहूंगा नेचर्स लव क्योर। रिकॉल कराने का रीजन ये है क्योंकि जो आगे के एफिरिज्म जो मैं अभी पढ़ाऊंगा, उसमें क्या है कि जो नेचर्स लव क्योर है उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा टच आपको दिखेगा वहां पे। इस वजह से रिकॉल कराना मेरा जरूरी है। ठीक है। तो नेचर्स लॉ ऑफ क्योर में हमने क्या देखा था कि जो डायनेमिक डिजीजेस हैं, अगर दो डायनेमिक डिजीज दोनों की दोनों सिमिलर मैनिफेस्टेशंस की होंगी, और उनमें से अगर एक वीकर हुई और एक स्ट्रांगर हुई, तो फिर जो है क्या होगा, जब वो हमारी बॉडी में जाएंगी तो फिर बॉडी में क्या रहेगा कि जो स्ट्रांगर वन वाली होगी, जो स्ट्रांगर वन वाली है, वो वीकर वन वाले को वहां से रिमूव कर देगी। ठीक है। और जो रिमूव कर देगी देन फिर का क्या हो जाएगा, और फिर जो स्ट्रांगर वन वाली बचेगी वो कुछ टाइम बाद जो है, क्योंकि माइन्यूट डोज में जो हमने मेडिसिन दी थी, है ना, वो फिर क्या रहेगा कि फिर वो अपने आप धीमे धीमे ठीक हो जाएगी। ठीक है। तो सिंपल सी चीज ये थी हमारा नेचर्स लॉ ऑफ क्योर। ओके। तो इसको दिमाग में रखिएगा जब हम आगे के प्रश्न जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक। ओके। सो जो हमारा है प्रश्न नंबर 33। ठीक है। 33 में क्या है? 33 में है, देखो, जो लास्ट हमारा हमने अभी तक पढ़ा था कि जो नेचुरल डिजीजेस होती हैं वो कंडीशनली वर्क करती हैं, है ना। और फिर उसके बाद हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था कि जो आर्टिफिशियल मेडिसिनल डिजीजेस होती हैं वो अनकंडीशनली वर्क करती हैं। ठीक है। इसी को ही आगे कंटिन्यू किया गया है। ठीक है। 33 में, तो 33 में क्या है? Thus, it is proved that artificial diseases affect the human being much more easily than the natural disease. So, artificial diseases are much more superior than the natural diseases. ठीक है। तो 33 में ये बोला गया है कि जैसा कि हमने पिछले एफोरिज्म्स में देखा था कि जो आर्टिफिशियल मेडिसिनल डिजीज है वो ह्यूमन बीइंग को जो है ना ज्यादा इजीली अफेक्ट करती हैं, है ना, एज कंपेयर टू नेचुरल डिजीज। एंड इसी वजह से जो आर्टिफिशियल डिजीजेस हैं या जो आर्टिफिशियल मेडिसिनल डिजीजेस हैं वो ज्यादा सुपीरियर हैं एज कंपेयर टू नेचुरल डिजीज। ठीक है। अब यहाँ पे किसी के मन में क्वेश्चन आ सकता है कि बॉस जो है आर्टिफिशियल डिजीजेस जो है वो स्ट्रांगली भाई क्यों अफेक्ट करती हैं या इजीली क्यों अफेक्ट कर देती हैं। ठीक है। तो हमने लास्ट एफर्जन्स में भी ये चीज पढ़ी थी, क्योंकि जो हमारी नेचुरल डिजीजेस होती हैं उनको वो कंडीशनली वर्क करती हैं, यानी उनको ससेप्टेबिलिटी की कंडीशन चाहिए होती है। यानी कि अगर कोई पर्सन है वो ससेप्टेबल होगा उस चीज के लिए, उस स्टिमुलस के लिए, तो ही जो है वो डिजीज वहां पे हो पाएगी, है ना, तो ही जो स्टिमुलस है वो इफेक्ट कर पाएगा। अगर जो है पर्सन जो है वो ससेप्टेबल नहीं है तो फिर वहां पे वो डिजीज नहीं हो पाएगी उसको। सिंपल सी चीज वही है। ठीक है। लेकिन क्या था कि जो मेडिसिन के कंटेक्स्ट में हम बात किए थे कि जो आर्टिफिशियल मेडिसिनल डिजीज था वो मतलब अनकंडीशनली वर्क कर दिया। ठीक है। तो उसके केस में जो ससेप्टेबिलिटी की कंडीशन है ना, मतलब लागू नहीं होती, जिसकी वजह से क्या है कि भाई वो जो आर्टिफिशियल नेचुरल डिजीज है वो हर वक्त काम करेगी, हर बार काम करेगी, जितने और जिसको भी दोगे उसमें काम करेगी, यानी एवरी पर्सन पे काम करेगी। किसी भी पर्सन को दोगे उसमें काम करेगी या उसमें इफेक्ट अपने प्रोड्यूस करेगी। ठीक है। किसी भी टाइम दोगे, ऐसा नहीं कि सुबह ही देनी है शाम को भी देनी है, किसी भी टाइम दे दोगे तो भी वहां पे प्रोड्यूस करेगी अपने इफेक्ट्स, है ना। सिंपल सी चीज यही है ना। तो इसी वजह से यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये कहा गया है फॉर एग्जाम्पल 33 में कि जो आर्टिफिशियल डिजीजेस हैं वो मोर सुपीरियर हैं एज कंपेयर टू नेचुरल डिजीजेस। ठीक है। मैं एक चीज और बता दूं कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको आप, मेरा सजेशन रहेगा कि आप इसको हैंड रिटन नोट करें, इसको खुद से नोट्स बनाएं इसके। आप जो स्लाइड्स हैं उनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं या फिर है ना इनको पॉज करके लिख सकते हैं, लेकिन जब आप लिखेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक। ओके। सो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है। तो दिस इज because natural disease can act only if the condition of susceptibility is fulfilled, whereas the artificial diseases can appear without
द पर्सन बीइंग ससेप्टेबल टू द मेडिसिन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ससेप्टेबिलिटी वाली जो है कंडीशन आ जाती है हमारी नेचुरल डिजीजेस में, एंड ससेप्टेबिलिटी की कोई कंडीशन नहीं चाहिए होती है आर्टिफिशियल डिजीजेस में, एंड यही वो रीजन है। ठीक है, तो इतना तो था हमारा फ्रेज नंबर 33 में। ओके, अब 33 के फुटनोट में क्या है, देखो 33 के फुटनोट में मास्टर हैनीमैन ने जो है एक अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। एक्सपीरियंस क्या शेयर किया है, उन्होंने बताया कि जब 1801 था, 1801 में क्या था कि स्मूथ स्कारलेटिना जो है फैला हुआ था। इन 1801 स्मूथ स्कारलेटिना ऑफ सिडेनम, ठीक है, अमॉन्ग चिल्ड्रन। ठीक है, तो 1801 में क्या था कि स्मूथ स्कारलेटिना जो है वो फैला हुआ था कहाँ पर, सिडेनम में। ठीक है, सिडेनम क्या है, सिडेनम एक जगह का नाम है। ठीक है, तो 1801 में स्मूथ स्कारलेटिना नाम का एपिडेमिक फैला हुआ, स्मूथ स्कारलेटिना का एपिडेमिक फैला हुआ था सिडेनम में। और उसमें भी किन में फैला हुआ था, बच्चों में। तो बहुत सारे जो बच्चे थे है ना, वो जो है इससे बीमार हो रहे थे। ठीक है, अब फिर क्या था कि जो होम्योपैथ्स थे उन्होंने क्या था कि वहां पे उसको उस एपिडेमिक में जो वो मेडिसिन दी थी वो दी थी हमारी बेलेडोना। ठीक है, जब बेलेडोना दी तो उसके इफेक्ट्स काफी अच्छे थे, एंड जो बच्चे थे वहां पे वो क्योर होने लगे। ठीक है, तो जो बच्चे डिजीज थे, मतलब जिनको वो स्मूथ स्कारलेटिना की डिजीज हो गई थी, वो तो क्योर हो गए। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे भी थे जिनको जो बेलेडोना की डोज दी गई, एक स्मॉल डोज दी गई एज अ प्रोफिलैक्टिक। ठीक है, प्रोफिलैक्टिक मैं बता दूं, प्रोफिलैक्टिक क्या होता है कि प्रोफिलैक्टिक मतलब होता है प्रिकॉशन। ठीक है, मतलब यानी कि डिजीज के प्रिकॉशन के लिए अगर हम लोग कोई मेडिसिन दे रहे हैं या कोई भी मेजर अप्लाई कर रहे हैं तो उसको कहा जाता है प्रोफिलैक्सिस। ठीक है, तो है ना, उन बच्चों को जिनको डिजीज नहीं हुई थी उस टाइम पे, तो उनको बेलेडोना दी गई एज अ प्रोफिलैक्सिस कि भाई कभी आगे हो तो फिर जो है वो बचे रहें या फिर उस टाइम पे उनको और ना हो। ठीक है, तो ये तो हो गया 1801 में। आगे में क्या हुआ कई सालों बाद, काफी टाइम बाद सेम एपिडेमिक दोबारा हुआ। ठीक है, सेम एपिडेमिक दोबारा हुआ। पहले का देखा गया था, पहले देखा गया था सिडनम में। दूसरी बार जो है मास्टर हैनीमैन ने सेम एपिडेमिक देखा कहाँ पे, कोनिक्सलेटा में। ठीक है, कोनिक्सलेटा क्या है, एक जगह का नाम है। ठीक है, तो मास्टर हैनीमैन ने सेम एक एपिडेमिक देखा कोनिक्सलेटा में, लेकिन वहां पे ये चीज है ना उन्हें देखने को मिली कि जो जिन बच्चों ने पहले वहां पे जो बेलेडोना की डोज ले रखी थी एज ए प्रोफिलैक्सिस है ना, वो उस एपिडेमिक से है ना वहां पे अनअफेक्टेड रहे। ठीक है, यानी कि जिन्होंने डोज नहीं ली थी भाई वो तो है ना इफेक्टेड हो गए, लेकिन जो पहले जिन बच्चों ने वहां पे बेलेडोना की डोज ले रखी थी जब पिछली बार हुआ था वो एपिडेमिक, तो उन बच्चों को है ना वहां पे उस एपिडेमिक से वो लोग अभी भी अनअफेक्टेड रहे। ठीक है, तो जब मास्टर हैनीमैन ने ये चीज देखा तो उन्होंने ये चीज समझा या उन्होंने ये चीज एनालाइज किया कि उन बच्चों ने तो भाई माइन्यूट डोज ली थी बेलेडोना की और काफी पहले ली थी, लेकिन उसका इफेक्ट जो था सोचो अभी भी है ना काम कर रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि उन बच्चों को दोबारा से जो है भाई वो एपिडेमिक नहीं हुआ, या वो बच्चे दोबारा से डिजीज कंडीशन में नहीं हुए, उनको बीमार नहीं हुए। ठीक है, तो इससे उन्होंने कहा कि और या इससे उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि जो मेडिसिन है ना वो ज्यादा पावरफुली अफेक्ट करती हैं एज कंपेयर टू नेचुरल डिजीजेस। ठीक है, सिंपल सी चीज ये है हमारे फॉर नंबर 33 के फुटनोट में। ओके, देन फिर अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अफोरिज्म की तरफ, जो कि है हमारा अफोरिज्म नंबर 34। ठीक है, अफोरिज्म नंबर 34 में क्या दे रखा है कि इट इज नॉट ओनली द ग्रेटर स्ट्रेंथ दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द क्योर टू टेक प्लेस, द आर्टिफिशियल डिजीज मस्ट बी सिमिलर इन इट्स एक्शन। ठीक है, तो यानी कि अप्रोच नंबर 34 में यह बताया गया कि मतलब क्योर के लिए, ठीक है, क्योर के लिए सिर्फ और सिर्फ इस चीज का जरूरी नहीं है कि भाई जो हम लोग मेडिसिनल डिजीज दे रहे हैं या जो मेडिसिन दे रहे हैं वो सिमिलर हो मैनिफेस्टेशन में। क्योर के लिए ये भी कंडीशन जरूरी है कि सिमिलर होने के साथ साथ वो स्ट्रेंथ में स्ट्रॉन्गर भी हो, यानी कि वो पावरफुल हो। ठीक है, यानी जो मेडिसिन हम लोग दे रहे हैं वो वहां पे सिमिलर मैनिफेस्टेशंस की तो होनी ही चाहिए, साथ में वो है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए, वो पावरफुल होनी चाहिए, तभी जाके क्योर पॉसिबल है। ठीक है, सिंपल सी चीज ये है अप्रोच नंबर 34 में। आगे क्या है इसमें कि अ क्योर डज नॉट टेक प्लेस even in nature if the is artificial disease is dissimilar in its action to the natural disease। यानी कि इसमें आगे ये बताया गया है कि क्योर नेचर में भी तब पॉसिबल नहीं है अगर जो भाई मतलब जो आर्टिफिशियल डिजीज है, यानी जो आर्टिफिशियल मेडिसिनल डिजीज है, अगर वो डिसिमिलर है
तो भाई नेचर वो जो है भाई क्योर नहीं कर सकती नेचुरल डिजीज को। सिंपल सी चीज यही बताई गई है। तो एफरेज नंबर 34 में क्या बताया गया है? ये चीज बताई गई है कि क्योर के लिए, है ना, जो मेडिसिन है ना, उसका सिर्फ और सिर्फ सिमिलर होना ही काफी नहीं है, स्ट्रॉन्गर भी होना चाहिए उसको। ठीक है। लेकिन अगर ये चीज है कि अगर नेचर में ये चीज भी देखी गई है कि अगर मान लो जो आर्टिफिशियल डिजीज है ना, जो मेडिसिन हम लोग दे रहे हैं, है ना, वो अगर डिसिमिलर है, यानी उसके जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो डिसिमिलर हैं, तो फिर वहां पे क्या है, वहां पे उस कंडीशन में क्योर पॉसिबल नहीं है, क्योर नहीं होगा। सिंपल सी चीज ये है। यानी कि क्योर के लिए सिमिलर होना मैंडेटरी है मैनिफेस्टेशन, और दूसरी चीज क्या मैंडेटरी है कि स्ट्रॉन्गर होना। ठीक है। अगर डिसिमिलर होगा मैनिफेस्टेशन तो वहां पे जो है क्योर पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सी चीज ये है। ओके, तो ये तो था हमारा एफरेज नंबर 34। ओके, मैं अब थोड़ा सा इस चीज को और एक स्लाइड के थ्रू समझाता हूँ। देखो, जैसे कि दो डायनेमिक अफेक्शंस हैं, ठीक है, दो डायनेमिक अफेक्शंस हैं, दोनों के दोनों डायनेमिक है, लेकिन क्या है कि दोनों के दोनों डिसिमिलर हैं। ठीक है। यानी कि ये जो थी हमारी नेचुरल डिजीज, ठीक है, ये, ठीक है, ये नेचुरल डिजीज थी। फिर इसको क्योर करने के लिए हमने वहां पे एक आर्टिफिशियल मेडिसिनल डिजीज क्रिएट कराई। ठीक है, मेडिसिन दी, यानी कि मेडिसिन ने क्या किया कि आर्टिफिशियल मेडिसिनल डिजीज क्रिएट की। लेकिन क्या था कि ये जो मेडिसिन थी ना, वो डिसिमिलर थी इन इट्स मैनिफेस्टेशन। ठीक है। तो अब जब क्या है, ये नेचुरल डिजीज और जो आर्टिफिशियल मेडिसिनल डिजीज जो है वो डिसिमिलर है मैनिफेस्टेशन में, तो फिर क्या होगा जब ये हमारी बॉडी में मीट करेंगी, तो फिर क्या चीज रहेगी वहां पे, ना तो ये भाई एक दूसरे को, मतलब है ना, सिंपल सी चीज वही है, क्योंकि अगर डिसिमिलर है मैनिफेस्टेशंस में, तो सिंपल सी चीज क्या है वहां पे होगी कि हमारी बॉडी में फिर वो क्योर पॉसिबल नहीं होगा। क्योर सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब ये और ये दोनों के दोनों जो है सिमिलर मैनिफेस्टेशंस में हो। दूसरी चीज क्या है कि जो हमारा आर्टिफिशियल मेडिसिनल डिजीज है जो कि हमने बाद में दिया है ना, वो स्ट्रॉन्गर हो, सिर्फ तभी है। और अगर डिसिमिलर होगा तो फिर जो है वहां पे क्योर पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो ये था हमारा एफरेज नंबर 34। ओके, अब बात करते हैं हमारे एफरेज नंबर 35 की, कि एफरेज नंबर 35 में क्या है। ओके, तो जैसा कि अभी तक तो हमने ये देख लिया, 34 में हमने ये देख लिया कि अगर सिमिलर होगा तो क्योर होगा, डिसिमिलर होगा तो क्योर नहीं होगा। ठीक। अब सिंपल सी चीज ये है, 35 में ये चीज बता रखी है कि मान लो कि अगर दो डिसिमिलर डिजीजेस जो हैं वो एक साथ मिलती हैं, ठीक है, जैसे हमने ये तो पता कर लिया था कि भाई सिमिलर डिजीज मिलेंगी तो फिर क्या करेंगी, क्योर कर सकती हैं। ठीक है, सिमिलर और स्ट्रॉन्गर होगी तो क्योर कर सकती हैं। ठीक है, 35 में अब हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि जब दो डिसिमिलर डिजीजेस मिलेंगी, डिसिमिलर डिजीजेस मतलब जिनके मैनिफेस्टेशन जो है वो सिमिलर नहीं होंगे, डिसिमिलर होंगे। ठीक है, तो 35 में यही चीज बता रखी है कि जब दो डिसिमिलर डिजीजेस हमारी बॉडी में मीट करेंगी तो उनकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज है। देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज इफ टू नेचुरल डिसिमिलर डिजीजेस मीट इन अ पर्सन, ठीक है, wherein it can be seen that cure does not take place just like cure does not take place just like cure does not take place when the allopathic dissimilar medicine is given to the patient। यानी कि एफरेज नंबर 35 में ये चीज बताया गया कि भाई तीन पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं अगर डिसिमिलर डिजीज किसी पर्सन में मिलती हैं तो। ठीक है, और ये भी चीज हमें पता है हमारे एफरेज नंबर 34 से कि भाई वहां पे डिसिमिलर है तो भाई क्योर तो नहीं होगा। ठीक है, और सेम चीज जो है वहां पे, ठीक है, ये सेम चीज इसी तरीके की चीज हमने देखी है कि जब एलोपैथिक मेडिसिन जो है किसी को दी जाती है। ठीक है, ये बता रखा है। ठीक है, अब इसमें ये जो लाइन है ना कि सेम चीज हमने देख रखी है कि जब एलोपैथिक मेडिसिन जो है वहां पे किसी पेशेंट को दी जाती है ना, तब वहां पे क्योर नहीं होता। अब देखो सिंपल सी चीज क्या है, यहाँ पे एलोपैथिक मेडिसिन जो है वो हम ये जानते हैं कि एलोपैथिक मेडिसिन जो होती है वो डिसिमिलर होती है। ठीक है, डिसिमिलर क्यों होती है? डिसिमिलर एलोपैथिक मेडिसिन इस वजह से होती है क्योंकि जो एलोपैथिक मेडिसिन होता है उसका कोई प्रिंसिपल नहीं होता। ठीक है, एलोपैथी का कोई प्रिंसिपल नहीं होता। जैसे कि हम ये जानते हैं कि होम्योपैथी का तो भाई प्रिंसिपल होता है कि सिमिले है सिमिले बस क्योर एंटर, लाइक क्योर लाइक वाला। ठीक है, सेम सेम को क्योर कर देंगे। ठीक है, और जो है भाई जो एलोपैथिक वाला है, एलोपैथिक का तो भाई कोई भी प्रिंसिपल नहीं होता। सिंपल सी चीज भाई है वो जो है होती है वो हेट्रोपैथी है। ठीक है, सिंपल सी चीज ये है। तो एलोपैथिक मेडिसिन जो होती है क्योंकि डिसिमिलर होती है, और सीन क्या होता है कि जब भाई हमें कोई नेचुरल डिजीज है,
हमने ली एलोपैथिक मेडिसिन, अब वो थी डिसिमिलर मैनिफेस्टेशंस प्रोड्यूस करने वाली। तो फिर क्या था कि उस केस में जो है पेशेंट जो है वहां पे क्योर नहीं होगा। सिंपल चीज है ना। तो इसी चीज को यहाँ पे बता रखा है एफरेज नंबर 35 में कि तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं भाई जब दो डिसिमिलर डिजीजेस मीट करेंगी, है ना वहां पे। और ये भी चीज हमें मालूम है कि भाई वहां पे क्योर तो नहीं होगा। और सेम इसी तरीके की चीज एलोपैथिक मेडिसिन के केस में भी देखी जाती है जब हम एलोपैथिक मेडिसिन किसी पेशेंट को देते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा एफरेज नंबर 35। अब हम बात करते हैं हमारे एफरेज नंबर 36 की। एफरेज नंबर 36 में क्या है कि तीन पॉसिबिलिटीज में 36 में सबसे पहली पॉसिबिलिटी बता रखी है जब दो डिसिमिलर डिजीजेस मिलती हैं। ठीक है, तो क्या है 36 में फर्स्ट पॉसिबिलिटी, इफ द ओल्डर डिजीज। मैं बता दूं यहाँ पे ओल्डर डिजीज क्या है। ओल्डर डिजीज वो है जो कि पेशेंट के अंदर पहले से मौजूद है। मान लो मैं बीमार हूं आज, ठीक है, आज सैटरडे है, मैं बीमार हूं, तो जो सैटरडे को मेरे अंदर जो डिजीज थी वो है मेरी ओल्डर डिजीज। संडे को क्या था कि मुझे किसी और चीज का इन्फेक्शन हो गया, तो संडे को जो मेरे अंदर नई डिजीज आई वो होगी मेरी न्यू ईयर डिजीज। ठीक है, तो वही चीज है इसमें कि इफ द ओल्डर डिजीज फ्रॉम विच द ओल्डर डिजीज कौन सी, फ्रॉम विच द पेशेंट इज ऑलरेडी सफरिंग, ठीक है, इज स्ट्रॉन्गर देन द न्यू ईयर डिसिमिलर डिजीज, द ओल्डर वन विल रिपेल द न्यू ईयर डिजीज। ठीक है, यानी कि, है ना, दैट इज द ओल्डर डिजीज विल नॉट अलाउ द न्यू ईयर डिजीज टू एक्ट। यानी कि अप्रेजन 36 में ये बताया गया है कि अगर मान लो कोई ओल्डर डिजीज है, यानी जो पुरानी वाली डिजीज है वो स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, वो कैसी है, स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, और जो है मतलब कैसी है, पहली चीज तो वो स्ट्रॉन्गर है। डिसिमिलर तो है, ये तो हम लोग जानते ही जानते हैं, है ना, कि डिसिमिलर है। लेकिन क्या है इस केस में कि जो पुरानी वाली डिजीज थी वो स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू जो नई वाली डिजीज आई है उसके। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि जो ओल्डर वन डिजीज थी, यानी जो पुरानी वाली डिजीज थी जो स्ट्रॉन्गर थी, वो रिपेल कर देगी, है ना, न्यू ईयर डिजीज को जो कि वीक थी। ठीक है, दैट इज द ओल्डर डिजीज विल नॉट अलाउ द न्यू डिजीज टू एक्ट। यानी कि जो ओल्डर डिजीज है ना वो नई वाली डिजीज को आने ही नहीं देगी, उसको एक्ट नहीं करने देगी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूँ। देखो, तो ये है हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी, ये जो हम स्लाइड देख रहे हैं ये है हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी। ठीक, अब यहाँ पे हमें देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें दो डायनेमिक डिजीजेस यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। ठीक है, दो डायनेमिक डिजीजेस देखने को मिल रही है। अब ओल्डर वन जो डिजीज है वो तो स्ट्रॉन्गर है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ओल्डर वन वाली स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, और जो न्यूअर वन वाली है वो वीकर है, देख रहे हैं ना, ये न्यूअर वन वाली वीकर है। और दोनों की दोनों जो है डिसिमिलर है, देख पा रहे हैं ना आप, दोनों की दोनों डिसिमिलर है। तो जब ये दो डिसिमिलर डिजीज जो है वहां पे हमारी बॉडी में मिलती हैं, ठीक है, मान लो ओल्डर वन वाली तो पहले से ही थी, ठीक है, तो अब इसमें क्या था कि भाई न्यू ईयर वन वाली भी आ गई है ना वहां पे, है ना। तो फिर जब ये दो डिसिमिलर डिजीजेस हमारी बॉडी में मीट करेंगी तो फिर क्या होगा, क्योंकि जो ओल्डर वन वाली जो थी, है ना, जो पहले से थी, है ना, वो स्ट्रॉन्गर थी, तो उसने क्या करेगी, जैसे ही नई वाली हमारी बॉडी में एंटर करने की कोशिश करेगी तो वो क्या करेगी, वो उसको लात मार देगी और उसको बाहर निकाल देगी न्यू ईयर डिजीज को। ठीक है, ओल्डर डिजीज कहेगी चल भाई तू यहाँ से निकल, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई ये तो दमदार थी, स्ट्रांग थी, पावरफुल थी, स्ट्रॉन्गर वाली, है ना, जो ओल्डर वाली थी, तो न्यू ईयर डिजीज को आने ही नहीं देगी, उसको कोई भी साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस करने ही नहीं देगी, उसको बॉडी में ही नहीं एंटर करने देगी। सिंपल सी चीज ये है। ठीक है, तो ये था हमारा एफोरेज नंबर 36, यानी कि फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, यानी कि जो मैं आपको पूरा बता चुका हूँ। ठीक है, देन फिर आता है हमारा एफोरेज नंबर 37। ठीक है, एफरेज नंबर 37 में क्या है कि यही जो व्हेन टू डिसिमिलर डिजीजेस मीट इन आवर बॉडी वाली जो चीज है, इस कॉन्सेप्ट को, है ना, एलोपैथी से जो है ना वहां पे एक तरीके से एलोपैथी का कंपैरिजन किया गया है इसी, है ना, इस जो कॉन्सेप्ट से, व्हेन टू डिसिमिलर डिजीज वाले कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो एफरेज नंबर 37 में क्या कहा गया है कि दिस इज एलोपैथी, यानी जो टू डिसिमिलर डिजीजेस वाली चीज जो हो रही है वो तो बिल्कुल एलोपैथी की तरीके है। जैसे क्या होता है एलोपैथी में कि द मेडिसिन इज डिसिमिलर, क्योंकि एलोपैथी में क्या होता है कि जो मेडिसिन होती है वो डिसिमिलर होती है। ठीक है, दैट इज इट डज नॉट हैव एनी रिलेशन विद द कंप्लेंट्स ऑफ द पेशेंट। ठीक है, यानी कि भाई एलोपैथी में क्या होता है कि जो मेडिसिन होती हैं डिसिमिलर होती हैं, यानी कि उनका कोई रिलेशन नहीं होता पेशेंट की कंप्लेंट से। एंड यही रीजन है कि डिसिमिलर होने की वजह से ही जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो क्योर नहीं कर पाता। ठीक है, तो यही चीज है एफरेज नंबर 37 में कि एक तरीके से इसका कंपैरिजन किया गया है व्हेन टू डिसिमिलर डिजीजेस मीट का एलोपैथिक मेडिसिन से। ठीक है, सिंपल सी चीज ये है। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे एफरेज नंबर 38 की तरफ। ठीक है, तो एफरेज नंबर 38 में जो है
हमारी सेकंड पॉसिबिलिटी बताई गई है व्हेन टू डिसिमिलर डिजीजेस मीट, है ना, कि मतलब जब दो डिसिमिलर डिजीजेस मिलेंगी तो उसमें सेकंड पॉसिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें क्या होता है कि द ओल्ड, जब सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, द ओल्डर डिसिमिलर डिजीज, ठीक है, ओल्डर वाली कौन सी थी, फ्रॉम विच द पेशेंट इज ऑलरेडी सफरिंग, ठीक है, तो द ओल्डर डिसिमिलर डिजीज एक इज वीकर देन द, ये ओल्ड की जगह या न्यू है, यहां से मिस टाइप हो गया मेरे से, तो द ओल्डर डिसिमिलर डिजीज इज वीकर देन द न्यू ईयर डिजीज, द न्यू डिजीज विल सस्पेंड द वीकर वन, ठीक है, सिंपल सी चीज ये है। यानी कि इसमें ये बताया गया सेकंड पॉसिबिलिटी में कि जब जो ओल्ड वाली, जो पुरानी वाली डिसिमिलर डिजीज थी, है ना, वो जो है भाई वहां पे वो वीकर है, ठीक है, जब ओल्डर वाली डिजीज जो है वो वीकर है और जो नई वाली जो है वो स्ट्रॉन्गर है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जो नई वाली जो डिजीज थी, है ना, द न्यू डिजीज, है ना, जो कि स्ट्रॉन्गर थी, वो क्या करेगी, जो वीकर वाली थी, है ना, जो ओल्ड डिजीज, उसको जो है सस्पेंड कर देगी, ठीक है, उसको जो है रोक देगी, ठीक है। चलो मैं इसको थोड़ा सा स्लाइड के थ्रू ही समझाता हूँ। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, देखो सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि बॉडी में मान लेते हैं, मतलब जैसे कि मान लो हमें कोई, हमारे पास कोई ओल्डर डिजीज है, ठीक है, हम पहले से ही किसी एक डिजीज से सफर कर रहे हैं, ठीक है, वो ओल्डर डिजीज जो है कैसी है, वीकर है, कमजोर है, ठीक है, और कैसी है, डिसिमिलर तो है ये तो हमें मालूम ही। तो जो ओल्डर डिजीज क्या है सेकंड पॉसिबिलिटी में, कि ओल्डर डिजीज जो है वीकर है, मान लो कोई पुरानी डिजीज है जो हमारे अंदर, वो कमजोर थी, है ना, और फिर क्या था कि नेक्स्ट डे जो है हमें इन्फेक्शन हो गया दूसरी डिजीज का, ठीक है, तो जो न्यू ईयर डिजीज थी वो कैसी थी, वो स्ट्रॉन्गर थी, ठीक है, यानी जो हमें संडे को जिस डिजीज का इन्फेक्शन हो गया अगले दिन, है ना, वो थी स्ट्रॉन्गर, ठीक है, और दोनों की दोनों क्योंकि डिसिमिलर थी मैनिफेस्टेशंस में, तो क्या हुआ, जब ये जो दोनों डिजीज हैं ये जाएंगी हमारे अंदर, ठीक है, तो जो कमजोर वाली थी, है ना, वो तो पहले से थी ही थी, है ना, अब जो नई वाली जो है आई अंदर जैसी बॉडी में, तो फिर क्या था कि भाई नई वाली तो स्ट्रॉन्गर थी, अब जो स्ट्रॉन्गर वाली जो थी उसने क्या कहा, उसने कहा कि भाई अब मैं तो स्ट्रॉन्गर हूं, है ना, अब जो है तुम जो है मेरे से दब के रहो। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि मान लो जब आप कॉलेज के हॉस्टल में रहते हैं, तो ये जो स्ट्रॉन्गर वन वाली डिजीज है ये मान लेते हैं आपके सीनियर, ठीक है, तो जब हॉस्टल में सीनियर एंटर होते हैं आपके रूम में, तो फिर वो क्या कहते हैं कि जब तक मैं जो हूँ इस हॉस्टल में या जब तक मैं इस रूम में हूँ, तो जूनियर से, ये जो वीकर वाला है ये है जूनियर, तो कहते हैं कि जूनियर से कहता है स्ट्रॉन्गर वाला या सीनियर कहता है कि जब तक मैं इस हॉस्टल में हूँ तब तक तुम्हारी कोई भी आवाज नहीं आनी चाहिए, तब तक तुम्हारी भी कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, खेलना कूदना नहीं है तुमको, चुपचाप से तुम्हें क्या करना है, चुपचाप से एक कोना पकड़ के वहीं पे बैठे रहना है बस, और शांति से, ठीक है। तो ये ओल्डर डिजीज वीकर वाली से ये कहती है कि तुम चुपचाप से एक कोना पकड़ के बैठे रहो, जब तक मैं हूं तब तक वहां पे तुम कुछ साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं करोगी, किसी तरीके का मैनिफेस्टेशंस नहीं दोगी, कुछ नहीं करोगी, ठीक है। तो ये जो है स्ट्रॉन्गर वाली जो है वीकर वाली को सस्पेंड कर देती है, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर कुछ टाइम बाद जब ये स्ट्रॉन्गर वाली जो होती है वो मतलब अपना काम, जो अपना कोर्स ऑफ एक्शन खत्म करके चली जाती है, ठीक है, यानी कि फिर क्या होता है, सीनियर क्या था, सीनियर अपना काम कर कर आके भाई हॉस्टल से चला गया, ठीक। तो जब सीनियर चला जाता है तो फिर क्या तो होता है कि भाई जो जूनियर है वो जूनियर फिर से वापस से, है ना, वो अपने पहले वाले ही रोल में वापस आता है, और वो कहता है भाई कि अब जो है सीनियर तो चले गए, अब वापस से मैं हूं यहाँ पे जो इकलौता, मेरी चलेगी अब यहाँ पे, ठीक है। तो जो जूनियर है फिर से कम बैक करता है और वो बोलता है कि अब यहाँ पे मेरी चलेगी और मैं जो ऐसा कहूंगा वैसे ही होगा, यानी कि जो फिर वो वीकर वाला था जो कम बैक कर चुका था वो फिर से अपने साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा, फिर से अपने मैनिफेस्टेशन जो है प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। सिंपल सी चीज ये होती है हमारी सेकेंड पॉसिबिलिटी, है ना, व्हेन टू डिसिमिलर डिजीजेस मीट में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा स्लाइड से, ठीक है। तो अब मैं इसको पढ़ के ही बता देता हूँ, द टू ओल्डर डिसिमिलर डिजीज फ्रॉम विच द पेशेंट इज ऑलरेडी सफरिंग is weaker than the old disease, the disease will suspend the weaker one, ठीक है, the new disease will suspend the weaker one, it means the symptom of the old यानी weaker disease will not be seen till the newer disease is present, यानी वही चीज है कि जब तक नई वाली स्ट्रांग वाली बॉडी में रहेगी तब तक जो है जो कमजोर वाली थी नई वाली, है ना, सॉरी जो कमजोर वाली थी, है ना, उसके जो है वहां पे साइन एंड सिम्टम्स वहां पे नहीं दिखेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द सिम्टम्स ऑफ द न्यू ईयर डिजीज विल ऑल्सो बी सीन, ठीक है। और इस पीरियड, इस टाइम पीरियड में, इस पूरे प्रोसेस में क्या था, जो नई वाली थी जो स्ट्रॉन्गर थी, है ना, सिर्फ उसी के ही जो है साइन एंड सिम्टम्स वहां पे दिखेंगे, ठीक है।
आफ्टर द एक्शन ऑफ द न्यूअर डिजीज गेट्स ओवर, यानी जब नई डिजीज थी जो स्ट्रांग वाली थी उसके एक्शन जब ओवर हो जाएगा, द सिम्टम्स ऑफ द ओल्ड डिजीज कम अप अगेन एज दे वर सीन अर्लियर। ठीक है, तो फिर जब भाई नए वाले का एक्शन स्ट्रांग वाले का ओवर हो जाएगा तो पुरानी वाली जो है भाई वापस से है ना उसका अपना साइन एंड सिम्टम्स दिखाने लग जाएगी, ओल्ड वाली डिजीज। ठीक है, सो ड्यूरिंग द पीरियड द ओल्ड डिजीज रिमेन टेम्परली सस्पेंडेड। ठीक है, तो यही चीज है कि तो उस पूरे प्रोसेस के दौरान क्या था कि जो हमारी पुरानी वाली डिजीज थी, ओल्ड डिजीज थी, वो टेम्परली सस्पेंडेड रही थी। ठीक है, सिंपल सी चीज ये है। अब जो इसका फुटनोट है, ठीक है, एफरेज नंबर जो हमारा 38 का जो फुटनोट है ना, इसमें बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो वो जो एग्जाम्पल्स हैं 38 के, वो मैं आपको एक अलग से एक वीडियो में जो मैं इसके बाद में बनाऊंगा, एक अलग से वीडियो में बता दूंगा। रीजन ये है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और इसमें मुझे बहुत ज्यादा डिटेल में समझाना होगा, जो कि मैं चाहता हूं कि मैं अलग से समझाऊं ताकि आप बेहतर समझ सकें। ठीक है, तो ये था हमारा एफरेज नंबर 38। ठीक है, ओके, अब आता है हमारा एफरेज नंबर 39। ठीक है, एफरेज नंबर 39 क्या कहता है? एफरेज नंबर 39 कहता है कि मैनी मोर एग्जांपल्स ऑफ एलोपैथी हैज बीन गिवन इन दिस एफोरिज्म अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंसेस ऑफ डॉक्टर हैनीमैन एंड अदर फिजिशियंस ड्यूरिंग हिज टाइम। ठीक है, तो एफरेज नंबर 39 में क्या है कि वही चीज है कि भाई फिर से एलोपैथी से है ना इस चीज को कंपेयर किया है कि ये जो पहले के एफोरिज्म थे मतलब 38 था, और जो आगे के में भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि मतलब मास्टर हैनीमैन ने दिए हैं, जो कि जो है वहां पे उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस से देखे हैं कि भाई एलोपैथी से कंपेयर करते हुए। ठीक है, मतलब जो उस टाइम के एलोपैथिक ट्रीटमेंट थे है ना उनसे रिलेटेड है ना, वहां पे उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए मास्टर हैनीमैन ने कई सारे एग्जांपल्स दिए हैं इस चीज के कि ये जो मतलब डिसिमिलर वाला, व्हेन टू डिसिमिलर डिजीज मीट वाला, कि हाँ ये कैसे सिमिलर है एलोपैथी के, या हम लोग कह सकते हैं मतलब मॉडर्न मेडिसिन के। ठीक है, सिंपल सी चीज यही है। ठीक है, इन ऑल केसेस इट वाज ऑब्जर्व दैट इफ द मेडिसिन्स वर डिसिमिलर इन देयर एक्शंस टू द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, they are either repelled or suspended but never cured. These created more suffering for the patient rather than be of any help। ठीक है, तो सिंपल सी चीज यही है, फॉर एग्जाम्पल 39 में ये चीज बताया हुआ है। मास्टर हैंड मैंने ये कहा है कि इसी तरीके का 1-2 से मैंने आपको जैसे बताया कि भाई से 1-2 डिसिमिलर डिजीज मीट वाले जो है ना काफी सारी जो है सिमिलैरिटीज जो है ना काफी सारे एग्जांपल्स हमें एलोपैथी में मिल जाते हैं। ठीक है, और हर बार जो है यही चीज देखी जाती है कि जब दो डिसिमिलर डिजीजेस मीट करेंगी तो फिर वहां पे क्या होगा कि या तो फिर वो एक दूसरे को रेपेल करेंगी, या तो फिर एक दूसरे को सस्पेंड कर देंगी, या तो फिर जो है किसी एक को सस्पेंड हो जाएगी वहां पे, है ना। लेकिन जो है वहां पे कभी भी क्योर पॉसिबल नहीं होगा, और यही रीजन है इसकी वजह से क्या होगा कि भाई जो पेशेंट जो होता है ना वो और ज्यादा सफर ही करेगा, वो आराम नहीं मिलेगा उसको, सफर ही करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 39। अब मैं इससे थोड़ा सा मतलब मैं अपना टच देते हुए है ना यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ कि देखो um, सीन क्या है यहाँ पे, एलोपैथी से बार बार है ना वहाँ पे क्यों मतलब वो किया जा रहा है। अब देखो जैसे होता क्या है कि मान लो हमें कोई नेचुरल डिजीज होती है। ठीक है, जब हमें कोई नेचुरल डिजीज होती है, रुक जाओ मैं स्लाइड्स के थ्रू ये ना वो करता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लो हमें कोई नेचुरल डिजीज हुई। ठीक है, अब जब नेचुरल डिजीज हुई वहां पे, तो फिर क्या था कि भाई वो जो भी वो डिसमिलर, फिर हमने क्या था उसके लिए हमने एक एलोपैथिक मेडिसिन लेना शुरू कर दिया। ठीक है, जो हमारे पास, ठीक, एलोपैथिक मेडिसिन लेना शुरू कर दिया। एलोपैथिक मेडिसिन ने क्या किया कि हमारे अंदर जो है मेडिसिनल डिजीज है ना वहां पे मतलब है ना अपने मैनिफेस्टेशन जो है शुरू किए। ठीक है, हम लोगों ने भाई क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन क्या थी, स्ट्रॉन्गर थी। अब एलोपैथिक मेडिसिन स्ट्रॉन्गर कैसे है, कोई मेरे से ये पूछ सकता है। ठीक है, तो अब देखो सीन क्या होता है कि एलोपैथिक मेडिसिन जो होती है ना, हम लोग एक तो इतनी ज्यादा हाई डोज में लेते हैं, मतलब सुबह दोपहर शाम सुबह दोपहर शाम, तो हाई डोज में लेते हैं। और दूसरी क्या चीज रहती है, इतनी इतनी ज्यादा पावर पावर की लेते हैं। ठीक है, मतलब ज्यादा एमजी की लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या रहता है कि जब हम लोग एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं ना, तो वो स्ट्रॉन्गर जो है हमारे अंदर मेडिसिनल डिजीज क्रिएट करता है। ठीक है, यानी कि एक अपने इफेक्ट्स वहां पे प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो जब भाई एलोपैथिक मेडिसिन जब हमारे अंदर आता है, ठीक है, तो फिर वो क्या करता है, वो एक स्ट्रॉन्गर मेडिसिनल डिजीज वहां पे उसने है ना प्रोड्यूस करना शुरू किया। और कैसा था वो, डिसिमिलर था, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन जो है वहां पे वो सिमिलर मैनिफेस्टेशन थोड़ी ना शो करता है। तो इसकी वजह से क्या रहता है कि जब तक मान लो ये एलोपैथिक मेडिसिन वाला जो था वो अपने इफेक्ट शो कर रहा था,
तब तक जो हमारी नेचुरल डिजीज थी वो क्योंकि वीक पड़ जा रही थी, तो इसकी वजह से क्या था कि इस एलोपैथिक मेडिसिन ने अपने इफेक्ट्स के जरिए क्या किया कि जो हमारी नेचुरल डिजीज थी जो कि वीक थी इसके कंपैरिजन में, है ना, उसको वहां पे तब तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, यानी कि जो हमारी नेचुरल डिजीज थी तब तक वो कोई भी साइन एंड सिम्टम्स वहां पे प्रोड्यूस नहीं कर रही थी। ठीक है, आपने देखा होगा, ये चीज देखा जाता है कि जब तक हम लोग क्या करते हैं कि एलोपैथिक मेडिसिन लेते रहते हैं, तब तक तो क्या रहता है कि भाई जो डिजीज है, जो हमें प्रॉब्लम है, उसके साइन एंड सिम्टम्स नहीं दिखते, तो हमें लगता है कि अरे यार साइन एंड सिम्टम्स तो नहीं दिख रहे, अब मेरे को कोई दिक्कत भी नहीं हो रही, बुखार भी नहीं आ रहा, दर्द भी नहीं हो रहा, अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, ठीक है, मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, अब तो मैं ठीक हो गया हूँ। लेकिन क्या होता है, एक टाइम के बाद जैसे ही हम लोग जो है वहां पे एलोपैथिक मेडिसिन लेना बंद कर देते हैं, ठीक है, तो यानी कि होता क्या है कि जो हमारा एलोपैथिक मेडिसिन का एक्शन है वो ओवर हो जाता है कुछ टाइम के बाद। तो फिर क्या रहता है, जो हमारी नेचुरल डिजीज थी, यानी जो डिजीज हमें हो रखी थी, उसके साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं ना वो दोबारा से दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक है, यानी जिसे हम लोग कहते हैं ना कि यार रिकरेंस हो रहा है उसका बार बार। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि यार यार ये तो हमें दिक्कत फिर से होने लगी, अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से अनवाई एलोपैथी लेने लग जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या रहता है, इससे हमें ये चीज पता चलती है कि जो एलोपैथिक मेडिसिन है, पहली चीज तो ये है कि वो सही मायने में, है ना, क्योर नहीं करती है। क्योर की क्योंकि हमें डेफिनेशन मालूम है, क्योर कैसी होती है, परमानेंट होती है, पहली चीज, है ना, बार बार रिकरेंस नहीं होता उसमें। दूसरी चीज क्या होता है, रूट कॉज से, है ना, वहां पे होता है क्योर। ठीक है, जेंटल होता है, ये सारी चीजें वही है, तो सही मायने में जो है मतलब आइडियल क्योर नहीं करता, सिंपल सी चीज है ये। और इससे हमें ये भी चीज पता चलती है कि जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं वो क्या करती हैं, वो सप्रेशन ही करती हैं। ये देख रहे हैं ना, एलोपैथिक मेडिसिन ने ये क्या किया, वो उसको सप्रेस किया है। ठीक है, तो एलोपैथिक मेडिसिन क्या करती है, सप्रेशन करती है, वो क्योर नहीं करती। ठीक है, तो ओवरऑल यही चीज हमारी दे रखी है एफोरिज्म नंबर 39 में। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं हमारे एफोरिज्म नंबर 40 की तरफ। एफोरिज्म नंबर 40 में क्या है कि हमारी थर्ड पॉसिबिलिटी बताई गई है व्हेन टू डिसिमिलर डिजीजेस मीट की। ठीक है, तो एफोरिज्म नंबर 40 में क्या है कि इफ बोथ द डिजीजेस रिमेन इन द बॉडी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, दे जॉइन ईच अदर एंड फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स डिजीज। ठीक है, तो 40 में ये बताया गया है कि जब दो डिसिमिलर डिजीजेस हैं वो हमारी बॉडी में आके मिलती हैं, ठीक है, अब भाई दोनों की दोनों क्या है, इक्वल स्ट्रेंथ की है ना, तो ना कोई रिपेल कर रहा है ना, ना कोई जो है मतलब एक दूसरे को सस्पेंड कर रहा है, तो फिर क्या रहता है कि भाई वो लंबे टाइम तक जब हमारी बॉडी में रह जाती है तो फिर क्या करती है, वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, ना मैं तुम्हारा कुछ कर सकती हूँ ना तुम मेरा कुछ कर सकते हो, एक काम करते हैं हम दोनों मिलके हाथ मिला लेते हैं। ठीक है, तुम भी बराबर पावरफुल हो, मैं भी बराबर पावरफुल हूँ, तो हम दोनों मिलके हाथ मिला लेते हैं, है ना, और हाथ मिला के क्या फॉर्म कर लेते हैं, हम लोग फॉर्म कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स डिजीज। ठीक है, फिर क्या आता है भाई, ठीक है, उन्होंने कॉम्प्लेक्स डिजीज फॉर्म कर लिया, आगे क्या होता है, दे ऑक्युपाई द पार्ट मोस्ट सुटेबल फॉर देयर एक्शन। ठीक है, और फिर वो क्या करते हैं कि जो मतलब कॉम्प्लेक्स डिजीज बनाने के बाद अपने अपनी पसंद का भाई एक मतलब है ना पार्ट चुन लेते हैं कि इसमें मैं रहूंगी, इसमें मैं रहूंगी। ठीक है, फिर बीइंग डिसिमिलर दीज टू डिजीजेस कैन नॉट रिमूव और क्योर ईच अदर, क्योंकि भाई डिसिमिलर है तो ना तो रिमूव कर पाएंगे ना क्योर कर पाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सी चीज यही है, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो इस एफोरिज्म में मिल जाएंगे। तो थोड़ी सी इस एफोरिज्म की आगे डजन से भी आप रीडिंग मारिएगा। ठीक है, अब मैं इसको समझाता हूं कि इस स्लाइड के थ्रू देखो, ये है हमारी थर्ड पॉसिबिलिटी, ये है हमारी दो डिजीज, है ना, एक ये रही ओल्डर डिजीज और एक ये रही न्यूअर डिजीज। ठीक है, दोनों इक्वल स्ट्रेंथ की हैं, ठीक है, डिसिमिलर भले ही हैं लेकिन दोनों इक्वल स्ट्रेंथ की हैं। अब क्या था, ये हमारी बॉडी में मिल गई आके, अब क्योंकि दोनों इक्वल स्ट्रेंथ की थी तो, और दोनों डिसिमिलर थी, अब डिसिमिलर थी तो भाई क्योर नहीं कर पा रही, और इक्वल स्ट्रेंथ की थी, है ना, तो फिर ना रिपेल कर पा रही है ना जो है सस्पेंशन कर पा रही है ना। तो फिर उन्होंने क्या किया कि भाई दोनों, इसने कहा कि मैं पावरफुल हूँ, इसने कहा मैं पावरफुल हूँ, तो उन्होंने कहा कि भाई दोनों मिलके एक काम करते हैं, हाथ मिला लेते हैं, है ना, तो दोनों ने मिलके हाथ मिलाया और फॉर्म की यहाँ पे कॉम्प्लेक्स डिजीज। ठीक है, तो दोनों ने मिलके अगर लॉन्ग टाइम से भाई रह रही थी कि भाई 1 साल हो गया, 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, भाई इतना लंबा टाइम हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते यार, हाथ मिला लेते हैं, तो कॉम्प्लेक्स डिजीज इन्होंने फॉर्म कर ली। ठीक है, तो जब कॉम्प्लेक्स डिजीज फॉर्म की, फिर उन्होंने क्या किया कि इन्होंने फिर बंटवारा कर ली कि ठीक है, मैं अपना एक पार्ट चुन लेती हूँ, मान लो मैंने चुन लिया लंग, जो पहले ओल्डर डिजीज थी, ओल्डर डिजीज ने कहा कि मैं चुन लिया लंग, कि भाई मैं लंग्स पे अपने मैनिफेस्टेशन दूंगी, है ना, और जो न्यू ईयर डिजीज थी, न्यू ईयर डिजीज ने चुन लिया कि भाई मैं तो स्टमक है, मैं स्टमक पे अपने मैनिफेस्टेशन दूंगी। ठीक है, और फिर इस केस में क्या होगा, थर्ड पॉसिबिलिटी में, कि जो दोनों डिजीज हैं, न्यू वाली भी और ओल्ड वाली भी, वो दोनों साथ में ही अपने अपने मैनिफेस्टेशन शुरू करेंगे या शो करेंगे, सॉरी, है ना,
यानी कि हमें एक ही टाइम पे दो डिजीजेस के वहां पे साइन एंड सिम्टम्स वहां पे देखने को मिलेंगे, जो कि जैसे हमारे पहले की दो पॉसिबिलिटीज में क्या था कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही डिजीज जो है अपने साइन एंड सिम्टम्स या मैनिफेस्टेशन शो कर पा रही थी, ठीक है। लेकिन जो थर्ड पॉसिबिलिटी में क्या है कि एक ही टाइम पे दोनों जो है अपने साइन एंड सिम्टम्स और अपने मैनिफेस्टेशन जो है वहां पे वो प्रोड्यूस करेंगे। ओके, तो ये था हमारा एफरेज नंबर 14, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपको अगर क्लास लाइव ज्वाइन करनी है तो क्लास का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसमें मिल जाएगा। मेरी क्लास की टाइमिंग होती है 7 से 8। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।